हेलो और नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल कोर्से में। और जैसे कि हमारा ये सिलसिला है बैंकिंग और फिनांस डोमेन से जुड़े हुए जो भी लीडिंग जजमेंट्स हैं उनके बारे में चर्चा करना या उसका एनालिसिस करना। तो आज के इस एपिसोड में जो अगला जजमेंट है उसके बारे में जो बात करने जा रहा हूँ वो आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत एक सबसे अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था। और जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास था बेसिकली उसमें एक बहुत ही छोटा पॉइंट इन्वॉल्व था। इशू ये था कि कैन द arbitrator derives any authority from the contract, and can he disregard its express terms or award an amount that agreement does not permit। अगर मैं इसे पॉजिटिवली फ्रेम करूं तो जो प्रिंसिपल था वो एन आर्बिट्रेटर डिराइव्स authority from the contract and cannot disregard its express terms or award an amount that agreement does not permit। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो एक प्राइम अथॉरिटी होते हैं जिसके तहत आर्बिट्रेटर को अथॉरिटी होती है, और उस एक्सप्रेस टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर ही आर्बिट्रेटर को चलना पड़ता है और फैसले को डिसाइड करते हुए अवार्ड को पास करना होता है। उस एक्सप्रेस टर्म के बाहर जाकर आर्बिट्रेटर जो है किसी भी तरह का अवार्ड पास नहीं कर सकता। ये मूलभूत प्रिंसिपल जो था वो सुप्रीम कोर्ट के सामने इसे अंतिम स्वरूप दिया गया। अब जो पार्टीज़ है, जो अगर मैं कानूनी भाषा में बात करूं तो टाइटल जो है वो गौतम कंस्ट्रक्शंस एंड फिशरीज लिमिटेड वर्सेस नाबार्ड। और साइटेशन की बात करूं तो 2000 ब्रैकेट में 6 SCC 519। अगर मैं AIR 2000 SC 3018 जो अल्टरनेट साइटेशन की बात करूं तो भी वो सही होगा। जजमेंट जो है 28 जुलाई 2000 को सुप्रीम कोर्ट की उस वक्त की जो बेंच थी जस्टिस M जगन्नाथ राव और जस्टिस दोराई स्वामी राजू, इन्होंने इस को एक अंतिम रूप देते हुए फैसला सुनाया। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपहेल्ड किया यानी कि हेल्ड किया वो मेन ये है कि एन आर्बिट्रेटर कैन नॉट अवार्ड इंटरेस्ट एट अ रेट हायर दैन द रेट एक्सप्रेसली एग्रीड अपॉन इन द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो आर्बिट्रेटर है वो कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्सप्रेसली मेंशन रेट है, एक्सप्रेसली रिटर्न रेट है, उससे बाहर जाके हायर रेट नहीं प्रोवाइड कर सकता। अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि डिस्प्यूट के होने से जो भी पेमेंट रहेगी उसमें मान लो कि 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो एक्सप्रेसली लिखा गया है आर्बिट्रेशन के तहत, जो प्रोसीडिंग्स आर्बिट्रेटर के सामने लाई गई है, और ये 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली लिखा गया है, तो आर्बिट्रेटर 9% इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के 12% नहीं कर सकता। और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हेल्ड किया वो ये कि कोर्ट जो है वाइल एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन अंडर द आर्बिट्रेशन एक्ट, ये 1940 जो पुराना आर्बिट्रेशन एक्ट है उस एक्ट के तहत ये प्रोसीडिंग चली थी। तो कोर्ट वाइल एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 cannot modify an arbitral award contrary to the contractual stipulations regarding the interest। तो contract fixes the rate of interest
and neither the arbitrator nor the court can enhance it unless a contract or applicable law permits such enhancement. यानी कि अगर तो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड एक टर्म में कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट X% होगा, तो ऐसे रिटर्न एंड एक्सप्रेस टर्म्स के बियॉन्ड जाते हुए ना तो आर्बिट्रेटर ना तो कोर्ट उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा सकती है या कम कर सकती है, अनलेस कोई स्टैच्यूट उसे परमिट करता हो या कॉन्ट्रैक्ट उसे परमिट करता हो। यानी कि अगर जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद एडेंडम वगैरह में अगर उसे बढ़ाया वगैरह हो या कम किया गया हो तो ही उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अदरवाइज आर्बिट्रेटर, नीदर द आर्बिट्रेटर नॉर द कोर्ट कैन गो बियॉन्ड एक्सप्रेस रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट, क्योंकि जो एग्रीमेंट है उसी के तहत आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स गवर्न होती है। और ये जो फैसला था पुराने आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के तहत आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स ली गई थी, उस लिहाज से ये फैसला था। जो बेसिक फैक्ट है, गौतम कंस्ट्रक्शंस एंड फिशरीज जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीलेंट थी, उनका और नाबार्ड मुंबई इनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत ये एग्री किया गया है टू कंस्ट्रक्ट एंड सेल द ऑफिस प्रीमाइसेस 48,000 स्क्वायर फीट टू द नाबार्ड। यानी कि गौतम कंस्ट्रक्शंस एंड फिशरीज एक 48,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस बनाएगी और वो नाबार्ड को बेचेगी। इस काम के लिए एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट लाया गया या एग्जीक्यूट किया गया दोनों पार्टीज़ के बीच में। तो प्रिंसिपल एग्रीमेंट जो था, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जो प्रिंसिपल एग्रीमेंट में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था वो 250 स्क्वायर फीट था, और फिर सब्सिडरी जो एग्रीमेंट बनता है जिसमें सिर्फ एमिनिटीज़, फिटिंग्स और एक्स्ट्रा वर्क का काम था, उसमें 150 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट तय किया गया। प्रिंसिपल एग्रीमेंट में जो ऑफिस प्रीमाइसेस कंस्ट्रक्ट करना है उसका कॉस्ट इंक्लूड किया गया था 250 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। और सब्सिडरी एग्रीमेंट में जो एमिनिटीज़ और फिटिंग्स एंड फर्नीचर और जो एक्स्ट्रा वर्क है उसको इंक्लूड किया था 150 पर स्क्वायर फीट के रेट के हिसाब से। तो टोटल एग्रीड कंसिडरेशन 250 प्लस 150 जो था वो 400 पर स्क्वायर फीट का हो गया। शुरुआत में बिल्डिंग प्लान जो था वो स्टिल्ट पार्किंग को इंक्लूड करते हुए वो कॉन्टेम्पलेट किया गया था, लेकिन जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन चालू हुआ तो दोनों पार्टियों ने डिसाइड किया कि हम बेसमेंट कार पार्किंग प्रोवाइड करेंगे, और इस लिहाज से 12,090 स्क्वायर फीट का बेसमेंट कार पार्किंग बनाने का फैसला लिया गया। लेकिन एग्रीमेंट में कोई स्पेसिफाइड रेट नहीं था इस सब्स्टिट्यूट वर्क का, यानी कि जो बेसमेंट कंस्ट्रक्शन था उसके लिए कोई स्पेसिफाइड रेट ऑफ अमाउंट लिखा नहीं गया था एग्रीमेंट में, क्योंकि एग्रीमेंट जो प्रिंसिपल था टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था, और सब्सिडरी एग्रीमेंट में एमिनिटीज़ वगैरह जो फिटिंग्स वगैरह देनी थी उसके लिए कॉस्ट था। लेकिन बेसमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए जो बाद में डिसाइड किया गया दोनों पार्टियों के बीच में, उसके लिए कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट वगैरह नहीं था, और इसलिए ऐसे कोई एक्सप्रेस टर्म नहीं था कि क्या रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब जो ऑफिस प्रीमाइसेस होता है, यानी कि जो प्रोजेक्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन डिस्प्यूट आ जाता है। इस बीच जो ऑफिस प्रीमाइसेस वगैरह हैंडओवर वगैरह सब हो जाता है, लेकिन डिस्प्यूट होता है कि कौन सा अमाउंट पेएबल रहेगा। द अमाउंट पेएबल फॉर द बेसमेंट एरिया, एडिशनल क्लेम्स और नाबार्ड का काउंटर क्लेम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मोटा मोटी उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ। अब क्योंकि एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज था, टर्म्स ऑफ डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन करने का एक मैकेनिज्म इवॉल्व था रिटर्न में, तो फिर प्रोसीडिंग जो है वो आर्बिट्रेटर के सामने आर्बिट्रेशन को इन्वोक किया जाता है, और आर्बिट्रेटर जो है वो हेल्ड करता है कि जो बेसमेंट एरिया कॉस्ट है वो
₹400 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देना बनता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 18% पर एनम फ्रॉम 21 दिसंबर 1987, यानी कि जो फाइनल बिल था उस समय से अनटिल द पेमेंट, और जो नाबार्ड का काउंटर क्लेम था वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब जो मसला है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में जब अवार्ड होता है तो उसे चैलेंज करने का जो हक है वो जिसके खिलाफ अवार्ड जाता है वो हाई कोर्ट में उसे चैलेंज करता है। अब यहाँ पे जब बात चैलेंज की आई तो सिंगल बेंच जो है वो एज इट इज़ अवार्ड को अपील करता है। फिर बाद में जो फर्दर प्रोसीडिंग होती है चैलेंज की, डिवीज़न बेंच में जाती है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो हाई कोर्ट इन कंसर्न है वो मद्रास हाई कोर्ट है, और फिर जब मद्रास हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के सामने मसला जाता है तो डिवीज़न बेंच जो है वो अवार्ड को मॉडिफाई करता है, और जो बेसमेंट रेट है वो ₹400 से ₹150 पर स्क्वायर फीट को रिड्यूस कर देता है, और कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% जो एग्रीमेंट में लिखा था उसी को रहने देता है। और जो एक्सेस पेमेंट दिया गया था वो विड्रॉ डायरेक्टिंग द रिफंड ऑफ द एक्सेस मनी विड्रॉन बाय द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द कोर्ट डिपॉजिट, यानी कि जो अवार्ड जो ग्रांट हुआ था उसका जो पेमेंट वगैरह जो है, चैलेंज जब अवार्ड होता है तो कोर्ट कहती है कि आपको जो अमाउंट है नॉर्मली कोर्ट 50% to 75% डिपॉजिट करने का ऑर्डर करती है। तो जो कोर्ट में पैसा डिपॉजिट किया गया था जिसके खिलाफ अवार्ड गया था, यहाँ पे नाबार्ड के खिलाफ अवार्ड गया था, तो जो पैसा डिपॉजिट किया गया था और जिसे कॉन्ट्रैक्टर ने विड्रॉ किया था, क्योंकि विड्रॉल की भी परमिशन जो है उन्होंने सिंगल बेंच से ली होगी, तो वो पैसा वापस रीडिपॉजिट करने के लिए डायरेक्शन दिया। इसके बाद जो है जो गौतम कंस्ट्रक्शन एंड फिशरीज़ है वो सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल करती है ऑब्वियसली। और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि मैंने बताया कि इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट पूरे इश्यूज़ को और सबमिशंस जो राइवल पार्टीज़ के होते हैं उसे सुनने के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कि जो ₹400 जो कॉन्ट्रैक्चुअल कॉस्ट लगाया गया था वो इनकरेक्ट था, और कोर्ट ऑब्जर्व दैट कि ऑफिस एकोमोडेशन अट्रैक्ट्स बोथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड एमिनिटी कॉस्ट, and the basement parking area does not enjoy the same amenities as office space. Therefore, ₹400 per square feet as an cost is an excessive. Or why 150 was also incorrect, where the division bench was aired. The 150 represented only the value of amenities and fitting. It ignored the actual construction cost of the basement. Accordingly, the 150 was also too low, and the court came to the conclusion that the correct rate should have been or ought to have been 250 per square feet, corresponding to the principal construction cost under the contract. यानी कि जो प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था, जो प्रिंसिपल एग्रीमेंट था, उसके तहत कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है 250 स्क्वायर फीट ही माना गया। इस लिहाज से जो बेसमेंट का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसे भी 250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ही मानना चाहिए था। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया है 12%, वो जो है वो बाइंडिंग है, और द पार्टीज आर बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म। और इस लिहाज से ना तो आर्बिट्रेटर और ना ही कोर्ट इस बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्लॉज था इसके बियॉन्ड जाके इसे कम या ज़्यादा कर सकता है। तो जो 12% लिखित कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था इंटरेस्ट, उसी को जो है एक्सप्रेसली जो लिखा गया था उसी को माना जाएगा, और इस लिहाज से कोर्ट ने जो इंटरेस्ट रेट था वो 12% पे कन्फाइन किया।
और जो रिफंड अमाउंट वगैरह जो था, जैसे मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर हैड विड्रॉन द अमाउंट एक्सीडिंग व्हाट अल्टीमेटली बिकम पेबल, the court directed the repayment of the excess with 12% interest, maintaining parity with the contractual rate of interest. इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अलाउ किया बेसमेंट का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था एट द रेट ऑफ 250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, लिमिटेड इंटरेस्ट रेट स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज 12% पर एनम, और फिर रिफंड जो है एक्सेस जो पेमेंट वगैरह हुई थी उसे रीडिपॉजिट करने का ऑर्डर दिया. तो जो रेशियो डिसेंडी है, an arbitrator tribunal cannot ignore or override express contractual terms regarding the rate of interest. Where a contract does not expressly provide a rate for a substituted or additional work, the court may award reasonable compensation by interpreting the contractual framework rather than mechanically applying either extreme claim by the parties. And court may modify an arbitrary award under arbitration 1940 where the award is inconsistent with the contract or law. अब ये जो है ये बेसिक जो जजमेंट है उसका जो अंडरलाइन प्रिंसिपल ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में पारित किया. अब इस जजमेंट को जो है वो आगे कई जगह पे साइट किया जाता है, और रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट इन प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI वर्सेस M हकीम clarified that court exercising jurisdiction under section 34 generally cannot modify arbitrary award, distinguishing जो ये जो जजमेंट है वो जो रिसेंट जजमेंट है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 में सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में बहुत ही हाल फिलहाल का जजमेंट है NHAI वर्सेस M हकीम का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है वो जनरली मॉडिफाई नहीं किया जा सकता. और ये जो जजमेंट है गौतम कंस्ट्रक्शन एंड फिशरीज का, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कोर्ट कैन मॉडिफाई, तो इसे डिस्टिंग्विश किया हाल के जजमेंट में. तो इस लिहाज से ये जजमेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों मसलों में. जो 1940 का आर्बिट्रेशन एक्ट का जिसके तहत वो प्रोसीडिंग्स हुई थी गौतम कंस्ट्रक्शन एंड फिशरीज़ की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि आर्बिट्रेटल अवार्ड कैन बी मॉडिफाइड, और भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फिक्स है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसी के तहत रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं जाया सकता. उस लिहाज से जो हाल ही का जो जजमेंट है जो मैंने बताया कि NHAI वर्सेस M हकीम जो 1996 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट के तहत जो प्रोसीडिंग्स हुई थी जो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, उसमें कैसे डिस्टिंग्विश किया और ये कहा कि जनरली आर्बिट्रेशन अवार्ड मॉडिफाई नहीं किया जाना चाहिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. गुड बाय. सी यू अगेन नेक्स्ट वीक.